आज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्क वेल्डिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे करते हैं इसमें, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है सेटअप इसका। एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसके लिए क्या लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, और ये वर्क पीस हो गया आपका वर्क पीस। अब इसको क्या है, किसी पावर सप्लाई से हमें जोड़ना पड़ेगा, एक पावर देना पड़ेगा, तो उसके लिए आप एक पावर सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब ये जो पावर सप्लाई है ये एसी या डीसी जनरेटर और रेक्टिफायर कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। वर्क पीस को हमने रख दिया पॉजिटिव पे, इलेक्ट्रोड को रख दिया नेगेटिव। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब ये जो इलेक्ट्रोड है इसको मेटल वर्कपीस पे हम स्ट्राइक करते हैं, जब भी इलेक्ट्रोड को वर्कपीस पे हम स्ट्राइक करते हैं तो इसके बीच में एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट क्रिएट, ये जो बीच में है ये एयर है। शॉर्ट सर्किट क्रिएट होने से इसमें एक करंट, शॉर्ट सर्किट करंट जनरेट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्क, ठीक है, आर्क बोलते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रोड को जो है वो एक कांस्टेंट जो है गैप मेंटेन करके जो है उस आर्क को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, इसको लिखेंगे, जब इलेक्ट्रोड को हम लोग मेटल वर्कपीस के कांटेक्ट में लाते हैं तो एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है जिससे कि आर्क कनेक्ट होती है। और इस गैप को कंटिन्यू रखने के लिए या मेंटेन रखने के लिए, इस आर्क को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक गैप लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोला जाता है। और ये जो आर्क लेंथ होता है, ये जो आर्क लेंथ होता है इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं, ये जो आर्क लेंथ है इसको हम लोग डिनोट करते हैं LA से, ठीक है। ये जो आर्क लेंथ है, अगर इसको फाइंड आउट करना हो तो आर्क लेंथ इक्वल टू होता है 0.5 से 1.1 होता है ये ऑफ द डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। उस हिसाब से हमें अपनी आर्क लेंथ जो है वो सेलेक्ट करनी पड़ती है। और जैसा कि मैंने बताया अभी, इसमें क्या है, एसी और डीसी करंट, एसी और डीसी किसी भी प्रकार का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सोर्स, पावर सोर्स ले सकते हैं, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, डीसी डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट कंसंट्रेशन जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। एसी में क्या होता है, पोलैरिटी चेंज होती है जिससे कि हमें हीट कंसंट्रेशन उतना नहीं मिल पाता है, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो डीसी जो है वो एज कंपेयर जो है इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, डीसी में पोलैरिटीज जो है वो कैसे लेते हैं और कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग लेते हैं सबसे पहले दो चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे, एक है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी और दूसरा इसमें है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। क्या होती है ये डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, समझेंगे इसको। इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड, ठीक है, सेम वर्क पीस लेंगे, इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव और वर्क पीस हो गया पॉजिटिव। ये नेगेटिव जुड़ा है तो मतलब ये क्या है, कैथोड पे होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो ये किस पे होगा, एनोड पे होगा। अब इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डीसी पावर सोर्स ले लेंगे, ठीक है, एक पावर सोर्स हमने ले लिया, उससे इसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, इसके बीच में एक गैप रहेगा, ठीक है। अब इससे समझते हैं यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोड जो है वो निगेटिव है, ठीक है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव भी बोला जाता है इस प्रोसेस को, ठीक है। या इसको हम और क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक कॉमन चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, वर्कपीस जो होता है वो पॉजिटिव पर है, ठीक है। तो एक चीज बस याद करके चलेंगे, वर्कपीस जो है वो पॉजिटिव पे है, मतलब हीट कंसंट्रेशन जो है वो वर्कपीस पे क्या है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। हीट जनरेशन जो है वो वर्कपीस पे ज्यादा हो रहा है, और लगभग कितना ज्यादा हो रहा है, वो जो भी टोटल हीट आपकी जनरेट हो रही है उसका 2/3 हीट जो है वो आपकी वर्कपीस पे जनरेट होगा और 1/3 जो है वो इलेक्ट्रोड पे
जनरेट होता है। ठीक है, जब वर्कपीस पे हीट ज्यादा डेवलप हो रही है तो इसका यहाँ पर हीट ज्यादा डेवलप होगी तो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है, जो गहराई है वेल्डिंग मेटल कटिंग की, जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, जैसे कि ये वर्कपीस है और इसका ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, तो ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो है वो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वर्कपीस पे कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, हीट की ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव पे है, यहाँ पे हीट कम जनरेट हो रही है, हीट कम जनरेट हो रही है, तो डिपोजिशन, वेल्ड का जो डिपोजिशन है वो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। तो क्या कह सकते हैं कि वेल्ड डिपोजिशन रेट जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरह दूसरे केस में जब हम बात करते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे, रिवर्स पोलैरिटी वाला केस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव पे लिया जो कि एनोड है, वर्कपीस हमने ले लिया नेगेटिव पे, वर्कपीस हमने ले लिया नेगेटिव पे। ठीक है, इस वजह से इलेक्ट्रोड क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पर, तो इसका नाम हम क्या कह सकते हैं, एक तो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी है, या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव डीसी ईपी भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, वर्कपीस नेगेटिव है, वर्कपीस नेगेटिव है मतलब हीट जनरेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे हीट जनरेशन जो है वो ज्यादा हो रहा है। अब वर्कपीस पे जो क्या बोलेंगे, हीट जनरेशन जो है वर्कपीस पे अगर कम हो रहा है तो यहाँ पर पेनिट्रेशन क्या हो पाएगा, कम होगा, ये मेटल जो है वो जल्दी नहीं गलेगा, कम होगा इसलिए यहाँ पर इसका। और इलेक्ट्रोड का वेल्ड डिपोजिशन रेट, क्योंकि हीट किसको ज्यादा मिल रही है तो इलेक्ट्रोड का जो वेल्ड डिपोजिशन रेट है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा चौथा हम पढ़ते हैं, वेल्डिंग स्पीड। अब वेल्ड डिपोजिशन रेट कम है, डिपोजिट मेटल कम कर पा रहा है, डिपोजिशन कम कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो इसका वेल्ड डिपोजिशन रेट है वो क्या हो जाएगा, वेल्डिंग स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि वेल्ड डिपोजिशन रेट जो है वो इलेक्ट्रोड का ज्यादा है, तो वेल्डिंग स्पीड जो है वो रिवर्स पोलैरिटी में क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, अब इसमें देखो, अगर वेल्ड डिपोजिशन रेट कम है, ठीक है, और मेटल की हीट कंसंट्रेशन थी ज्यादा वर्कपीस पे, अगर वर्कपीस पे हीट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका इस्तेमाल हम किसके लिए करेंगे, उन मटेरियल्स के लिए करेंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है। और रिवर्स पोलैरिटी में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वर्कपीस पे हीट जो है वो कम जनरेट हो रही है, हीट कंसंट्रेशन कम है, तो थिनर मटेरियल के लिए या उन मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा और हाई थिकनेस मटेरियल का, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा। थिकर मटेरियल होंगे क्योंकि हीट कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर हम लो मेल्टिंग पॉइंट या लो थिकनेस वाले मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा, गल जाएगा या खराब हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, लोअर थिकनेस मेटल की यूज की जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो DCRP होता है, रिवर्स पोलैरिटी का इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग ओवरहेड वेल्डिंग के लिए भी करते हैं, ओवरहेड वेल्डिंग टेक्निक्स के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब आप चाहे तो यहां से लिख लेंगे। इसके बाद क्या है, वेल्डिंग टेक्निक्स होती हैं। आर्क वेल्डिंग की 2 टेक्निक्स हैं, बहुत बेसिक सी है, नॉर्मल। ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइप की मूवमेंट्स, इलेक्ट्रोड मूवमेंट्स का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और बाकी आगे पढ़ेंगे SMAW में। पहला है लीनियर मूवमेंट। ठीक है, लीनियर मूवमेंट में क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, वर्कपीस हो गया, इसके बीच में एक हमें कांस्टेंट आर्क लेंथ मेंटेन करके रहनी पड़ती है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं नॉर्मल वाला, वोल्टेज इक्वल टू A+B और इनटू कांस्टेंट, तो ये डायरेक्ट लगा देंगे। दूसरा क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होता है, हम एक यहाँ पर वायर इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड का यहाँ से जो मूवमेंट होता है ये अप डाउन होता रहता है। ठीक है, इसको क्योंकि यहाँ पे तो कांस्टेंट है, इसको ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है किसी मैकेनिज्म से या किसी ऐसे पावर सोर्स से, तो इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये कांस्टेंट आर्क हमें मेंटेन, लेंथ जो है उसकी वो मेंटेन करनी
पड़ती है। ठीक है, तो अगर वर्कपीस और इलेक्ट्रोड दोनों के मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल करते हैं तो उसे हम ऑटोमेटिक वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। अगर सिर्फ एक के ही मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल करते हैं तो उसे सेमी ऑटोमेटिक बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसको लिख लेंगे। अब क्या है, आर्क वेल्डिंग पढ़ रहे हैं तो एक सबसे बेसिक टर्म हमारे सामने आता है, आर्क ब्लो। आर्क ब्लो क्या है? ठीक है, तो आर्क ब्लो क्या होती है जनरली अगर हम समझें, इसमें क्या करते हैं हम, एक जैसे ये आपने इलेक्ट्रोड लिया और ये आपकी आर्क है। ठीक है, ये वर्क पीस है। जनरली तो इसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, आर्क ब्लो की वजह से ये जो आर्क है वो या तो इधर की तरफ फ्लक्चुएट हो जाती है या ऐसे पीछे की तरफ फ्लक्चुएट हो जाती है। ठीक है, तो इसका ये जो आगे और पीछे की तरफ मूव हो जाना है, यही ये जो है ये क्रिएट कर देता है, क्या, आर्क ब्लो क्रिएट कर देता है। तो इसको हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन में बोल सकते हैं, क्या कहते हैं इसे, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क फ्रॉम इट्स पाथ टूवर्ड्स वर्कपीस इज नोन एज आर्क ब्लो। ठीक है, अब क्यों हो जाता है ये, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो ये क्यों हो जाता है इसके लिए देखेंगे। जैसे ये हमारी जिस टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च है, तो या इलेक्ट्रोड होल्डर है, तो हम देखते हैं इसमें जो आर्क निकल रही है, ठीक है, ये वर्कपीस है जहां पर हमें स्ट्राइक करना है। तो हम देखेंगे जब ये शुरुआत कर रहे होंगे हम लोग, जब आर्क जनरेट हो रही होगी, जब हम इस पे स्ट्राइक करा रहे होंगे, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाके फिर स्ट्राइक करेगा। जैसे किसी वॉल पे हमें कुछ स्ट्राइक कराना है तो क्या होता है, पहले स्लो होता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है और फिर जाके उस पर स्ट्राइक करता है। तो एट द बिगनिंग, या जब इसको हम बंद करेंगे तो भी ये क्या होगा, फिर नीचे की तरफ डाउन होता, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नीचे की तरफ वापस से फ्लक्चुएट हो जाएगा। तो ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं आर्क ब्लो के, शुरुआत में या अंत में, एंड में जो है आर्क ब्लो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एक और रीजन रहता है, या आपकी ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, अगर ये आर्क लेंथ बहुत ज्यादा हो, ठीक है, अगर ये ज्यादा होगी तो क्या होगा, यहां से उसको आर्क ज्यादा जो है वो लेना पड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये वॉल पे स्ट्राइक करने से पहले क्या होगा, आर्क ब्लो क्रिएट कर देगा। क्या होता है आर्क ब्लो होने की वजह से, आर्क ब्लो होने की वजह से क्या हो जाता है, या एक और रीजन हो सकता है इसमें, एक और देख लो, वर्कपीस या फिर आपका काफी दूर रखा हो, या तो आर्क लेंथ ज्यादा हो या वर्कपीस आपका काफी दूर रखा हो। इफेक्ट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो हीट कंसंट्रेशन जो होती है वर्कपीस पे आर्क ब्लो की वजह से, कुछ टाइम तो इसमें ही स्पेंड हो गया, वेस्ट हो गई यहाँ पर, तो हीट कंसंट्रेशन जो है वो वर्कपीस पे रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, इधर उधर फ्लक्चुएट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, स्पैटर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, स्पैटर्स जैसे कि आप जानते होंगे, वर्कपीस पे जो छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाते हैं वेल्डिंग को लेके, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो फ्लेम जो है आर्क की वजह से इधर उधर बीड के अगल बगल में जो दानेदार मेटल इकट्ठा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, स्पैटर। ठीक है, अब आर्क ब्लो को कैसे, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हम आर्क ब्लो को रोक सकते हैं। ठीक है, तो उसके लेके प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस क्या हैं, सबसे पहली चीज, हमेशा शॉर्टर आर्क लेंथ का प्रयोग करें एट द बिगिनिंग और एंड पे। ठीक है, शुरुआत और आखिरी में हमेशा आर्क लेंथ जो है शॉर्ट रखें, तो उसको उतनी दूर ले जाना ही नहीं पड़ेगा, तो फिर उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल हम क्या करें, ये जो वॉल थी जहां पर हमें वर्कपीस का इस्तेमाल करना होता है, जैसे ये आपका टॉर्च है और ये ब्लो कर रहा है, ये आपका वर्कपीस है, तो हमें क्या करें, यहाँ पर और इस जगह हम क्या करें, एक एक्स्ट्रा मटेरियल लगा दें, एक एक्स्ट्रा असेंबली यहाँ पर पुट कर दें, और ताकि जो कुछ भी अगर गिरना है तो वो यहाँ पर गिर जाए, उससे आपका वर्कपीस ना खराब हो, और जब आपकी जॉब हो जाए तो हम उसको क्या करें, वापस से हटा दें। ठीक है, दूसरा क्या करें, आर्क को स्टेबलाइज करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का जो है वो इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो ऐड करते हैं जिससे आर्क को स्टेबलाइज किया जा सकता है।
ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लक्स क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है और डायरेक्ट सप्लाई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, जिससे भी क्या होगा स्ट्रेट पोलैरिटी में, जिससे भी क्या होता है आप जो है आर्क ब्लो को रोक सकते हैं। और ये बहुत कॉमन डिफेक्ट है आर्क वेल्डिंग में सबसे ज्यादा। फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड की बात की थी, तो फ्लक्स कोटेड के लिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोड कैसा लेना चाहिए हमें। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड का टॉप व्यू हमने ले रखा है। ठीक है, तो ये अंदर जो है एक मेटालिक रॉड होती है, ऊपर से ये फ्लक्स की जो है वो कोटिंग की हुई है। अगर इसका सेक्शनल व्यू देखें तो ऐसा है, ये जो है ये पूरा मेटल है, बेस मेटल का बना हुआ है, और ये जो हैज्ड सेक्शन बनाया हुआ है ये जो है ये आपका क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, जब भी इसमें करंट आर्क करंट पास की जाती है, तो ये मेटल जो है वो गलना चालू होता है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, मेल्टिंग, ये बेस मेटल गलना चालू होगा ऐसे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, और बाद में ये क्या होता है, फ्लक्स गल के जो है एक स्लैग बना लेते हैं, जिसकी की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस का कंटामिनेशन नहीं हो पाता है और ये जोड़ जो है वो प्रॉपरली लग जाता है। अब ये जो फ्लक्स कोटेड मटेरियल है ये कैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्लक्स मटेरियल है ये डीऑक्सीडाइजर होना चाहिए। उसके लिए हम क्या ले सकते हैं, ग्रेफाइट ले सकते हैं, एल्यूमिना ले सकते हैं, फेरोसिलिका, फेरो मैग्नीज, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस से प्रिवेंट करना चाहिए ताकि स्लैग का फॉर्मेशन को रोक सके, जिसके लिए हो सकता है हम आयरन ऑक्साइड डाल सकते हैं, टाइटेनियम, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका फ्लोर, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, और स्टेबलाइज द आर्क, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम सिलिकेट हो गया। गैस फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं बहुत सारे, उनका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सेलुलोज हो गया। हीट लॉस ना हो उसके लिए आप फ्लक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। विस्कोसिटी, मटेरियल की विस्कोसिटी कंट्रोल करने के लिए भी आप कर सकते हैं कि मेटल जो है वो ज्यादा मेल्ट होके या इलेक्ट्रोड वो इधर उधर ना फैले, मेटल को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, जॉइंट को मजबूत करने के लिए भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अलॉइंग एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, सल्फर। ठीक है, इन सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लक्स मटेरियल के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शील्डेड आर्क वेल्डिंग के 3 टाइप हैं, शील्डेड गैस आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे।